हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। कभी भी YouTube पे आप अपनी कोई भी मनपसंद वीडियो देखते हो तो आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है या कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी, तभी आप इसको बार बार देख पा रहे हो। जब भी आपका मन होता है आप इंटरनेट का यूज करके इस वीडियो को कभी भी देख सकते हो, जैसा कि आप इस लेक्चर को देख रहे हो। तो ये जो वीडियो है, ये जो डाटा है, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हुआ होगा जिसको अभी आप एक्सेस कर पा रहे हो। एक्सेस करने के लिए आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो, लेकिन ये जो डाटा है वो कहीं ना कहीं तो यूट्यूब ने स्टोर किया होगा। वो यूट्यूब के सर्वर पे स्टोर होता है, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो भी डाटा होता है, जो आप फेसबुक पे कोई वीडियो देख रहे हो या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, ये जो डाटा होता है वो सारा का सारा डाटा स्टोर होता है डाटा सेंटर्स में। अब ये डाटा सेंटर्स की मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में हमारे पास योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उन्होंने नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा हाइपर स्केल डाटा सेंटर जो है वो इनोग्रेट किया है नोएडा उत्तर प्रदेश में, जिसको बनाया है हीरा नंदानी ग्रुप ने, जिसका नाम योटो D1 है। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम इसी के बारे में बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे डाटा सेंटर्स है क्या, किस तरह से देश के लिए महत्वपूर्ण हमारे पास हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, योटो D1 के नाम से हमारे पास एक डाटा सेंटर जो है वो बनाया गया है, जिसमें लगभग बनाने के लिए 5,000 करोड़ की एक भारी भरकम लागत जो है वो आई है। और यहां पर ये पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर है जो नोएडा में बना है, और बनाया किसने? हीरा नंदानी ग्रुप ने। ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसे 4 सेंटर और बनाए जाएंगे, योटो D1, D2, D3, D4 एंड D5, और एक पूरा का पूरा कनेक्टिव सिस्टम होगा। और इंडिया का ये पहला एक डाटा सेंटर पार्क बनेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, ये भारत का पहला डाटा सेंटर पार्क जो है वो कहां बनने जा रहा है? भारत का पहला डाटा सेंटर पार्क बनने जा रहा है नोएडा में। तो ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि नोएडा में सैमसंग ने अपना दुनिया का एक सबसे बड़ा प्लांट जो है ऑलरेडी लगाया था, जहां से बहुत बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और असेंबलिंग हो रही है स्मार्टफोन्स की, और उनको पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अब ये एक और अच्छी खबर है नोएडा को लेकर कि नोएडा के अंदर हमारे पास इस तरह का ये जो सेंटर है वो इनोग्रेट हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि डाटा सेंटर्स होते क्या है, पहले तो हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो जब मैं डाटा सेंटर्स की बात करता हूं, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आइडिया दिया, अगर आप कोई भी वीडियो एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है, या यूट्यूब की या फेसबुक की, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होगी। अब तो ये बात हुई यूट्यूब और फेसबुक की। देखिए, आज की जो दुनिया है वो सारी की सारी डिजिटलाइज्ड है। हर कंपनी के पास अपना खुद का डाटा है, हर कंपनी को अपना वो डाटा मैनेज करना है, उस डाटा को प्रोटेक्ट भी करना है और उस डाटा को प्रॉपरली यूटिलाइज भी करना है, ठीक है। जैसा कि हमारे पास आज की दुनिया में कहा जाता है कि न्यू ऑयल इज डाटा। न्यू ऑयल इज डाटा मतलब कि पहले जो दुनिया में कुछ ऐसे देश थे, जैसे जो मिडिल ईस्ट के देश थे, जिन्होंने ऑयल बेचकर खूब सारा पैसा कमाया, आने वाला समय उनका होगा जिनके पास खूब सारा डाटा होगा, और वो इस डाटा को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, मुद्दा ये उठता है। तो जब मैं बात करता हूं डाटा सेंटर्स आर टास्क टू कलेक्ट स्टोर, पहले वो डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर स्टोर करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डाटा इन द लार्ज अमाउंट, और ये सारा का सारा काम सेंट्रलाइज लेवल पर वो करते हैं। इस अब ये जो डाटा बैंक्स है ये बहुत जरूरी है। जितनी भी हमारे पास ऑनलाइन काम करने वाली कंपनीज हैं, एंटिटीज हैं, उन सबके लिए डाटा बैंक जरूरी होते हैं। जितनी बड़ी कंपनी उसको उतने बड़े डाटा बैंक की रिक्वायरमेंट होती है। आज की डेट में जो ऑनलाइन गेमिंग का एक बहुत बड़ा मार्केट भारत में इवॉल्व हो रहा है, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि इन ऑनलाइन गेमिंग्स को, अपने सिस्टम को चलाने के लिए भी डाटा बैंक की जरूरत होती है। हम मान के चल रहे हैं कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग का एक बहुत बड़ा फ्यूचर है, और आने वाले समय में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक स्पेशल रेगुलेटरी बॉडी भी बनाई जाएगी, जिसके बारे में हम पिछले वीडियोस में बात भी कर चुके हैं। तो इस सब के चलते मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले टाइम में ये जो सब कुछ होने वाला है, उस सब के लिए हमें और ज्यादा डाटा बैंक की जरूरत होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे हमारे डाटा बैंक्स अभी इंडिया में भी बन ही रहे हैं, मतलब कि कुछ शुरुआत के टाइम में कुछ ही डाटा बैंक्स, लिमिटेड डाटा बैंक्स है भारत में, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, इनके डाटा बैंक्स है कहां पर? तो देखो, डाटा बैंक्स को बनाना कोई आसान काम नहीं होता, उसके लिए बहुत भारी भरकम खर्चा करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम यूज करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है। अब उस हीट को वहां से हटाने के लिए आपने देखा होगा कि हमारे पास जो लैपटॉप होता है उसके अंदर खुद के अंदर एक फैन होता है। लैपटॉप तो एक छोटा सा डिवाइस, आप सोचिए, देखो डाटा बैंक्स, जब काफी सारे डाटा बैंक्स आपस में डाटा स्टोर कर रहे हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड है, कितनी सारी हीट निकलती होगी। उस हीट को वहां से हटाने के लिए आपको बहुत सारी कूलिंग सिस्टम की जरूरत होगी। इस कूलिंग सिस्टम के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़े लेवल पर कंज्यूम करनी पड़ेगी, और इस इलेक्ट्रिसिटी की आपको कीमत भी चुकानी पड़ेगी।
तो बात ये उठती है हमारे पास हमें समझ ये आता है कि इन डाटा सेंटर्स को बनाना कोई आसान काम नहीं है, इनको मैनेज करना एक और दिक्कत होती है। तो इस दिक्कत से बचने के लिए, इस हीटिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज ने क्या किया, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना जो पॉसिबिलिटी है, मतलब डाटा सेंटर्स की वो पॉसिबिलिटी, वो अंडर वाटर डाटा सेंटर्स बनाने की बात की। आप ये देख सकते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत बड़ा तो नहीं बट मतलब ये एक डाटा बैंक का, मतलब एक डाटा सेंटर का एक हिस्सा है जिसको उन्होंने अंडर वाटर से निकाल कर, ये फिर से सफाई करके फिर से वापस इसको एक तरह से इसकी सर्विस करके फिर से समुद्र के अंदर डाल देंगे। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, अब माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है कि डाटा सेंटर्स को वो समुद्र के नीचे रखेगा। अब ये जो समुद्र है, अब समुद्र की जो लहरें हैं वो मूव करती हैं, करंट होता है, ओशन करंट होता है। ओशन करंट क्या करेगा, उस हीट को वहां से हटा देगा। तो इससे कूलिंग के लिए जो खर्चा होगा उसमें कहीं ना कहीं रिडक्शन की जा सकती है। खर्चा माइक्रोसॉफ्ट इस तरह से बचाने की बात कर रहा है। फेसबुक ने क्या सिस्टम निकाला, फेसबुक ने कहा कि आप डाटा सेंटर ऐसी जगह बनाओ जो बहुत ही ज्यादा ठंडी कंट्रीज हैं। अब आपको पता होगा स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये बहुत सारी ठंडी कंट्रीज हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे फेसबुक ने क्या कहा कि स्वीडन में हम डाटा सेंटर बनाएंगे। अब स्वीडन वैसे ही ठंडी कंट्री है, तो टेम्परेचर पहले ही डाउन रहता है, तो क्या होगा, आपको जो कूलिंग सिस्टम है उसके लिए कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो अलग अलग कंपनीज जो हैं वो अपने अलग अलग तरीके इनोवेट करती हैं जिसके थ्रू वो क्या कर सकें, डाटा सेंटर्स की कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, क्योंकि इन सब कंपनीज का काम तो डाटा सेंटर के थ्रू ही है। आपने फेसबुक पे आज से 10 साल पहले अगर कोई पोस्ट डाली थी, आज भी वो पोस्ट आपको दिख जाएगी। उस पोस्ट के अंदर आज भी आप अल्टरेशन कर सकते हैं, उसको उसके अंदर आप जाकर उसके साथ कमेंट कर सकते हैं, उसको लाइक डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक तो नहीं है बटन, लेकिन लाइक वगैरह कर सकते हैं। तो ये जो 10 साल का डाटा, ये कहां स्टोर है, कहीं ना कहीं तो स्टोर है, दैट इज इन द डाटा बैंक। अब यहां पर एक चीज और समझिए कि मैं अगर बात करूं कि वर्ल्ड की ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा डाटा सेंटर्स है, तो नो डाउट यूएसए उसमें बहुत आगे है, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर जर्मनी। ये टॉप 3 कंट्रीज हैं जिसमें सबसे ज्यादा डाटा बैंक आपको देखने को मिलेगा। ये 2021 का डाटा है, आप देख लीजिए, इसमें टॉप कंट्रीज में इंडिया का नाम अभी शामिल नहीं है। तो आपको भी लगेगा कि ये तो ओके है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर इंडिया का नाम नहीं है। ये ओके नहीं है, मैं रीजन अभी आपको बताऊंगा। रीजन क्या है कि भारत बहुत बड़े लेवल पर डाटा कंज्यूम करता है। अभी हम फिगर्स भी देखेंगे, ठीक है, वर्ल्ड का 20% लगभग डाटा भारत में कंज्यूम होता है। तो कहीं ना कहीं जो जो इंटरनेट का डाटा जो डेली कंज्यूम होता है, तो कहीं ना कहीं डाटा सेंटर्स भी भारत में होने चाहिए थे, लेकिन ये भारत में अभी नहीं है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, देखिए, ये तो आपका डाटा है, प्राइवेट कंपनीज का डाटा है। प्राइवेट कंपनीज का डाटा आपने बहुत बार सुना होगा, हैक कर लिया गया, चोरी हो गया। अब आप सोच के देखिए, सरकार भी तो बहुत सारा डाटा मेंटेन करती है। सरकार के अपने कर्मचारियों का डाटा होता है, सरकार के पास आप सब लोगों का डाटा है, इनकम टैक्स में कौन कितना टैक्स पे कर रहा है उसका डाटा है, दुनिया भर का डाटा सरकार को भी मैनेज करना होता है। तो सरकार ये डाटा कहां स्टोर करती है, कभी आपने सोचने की कोशिश की? तो सरकार ये डाटा स्टोर करती है हमारे पास, उसके लिए कंपनी एक एंटिटी काम करती है। पहले तो मैं आपको बता दूं, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एनआईसी, ये हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करने वाली संस्था है, जिसने भारत में डाटा सेंटर्स बनाए हैं। और इन डाटा सेंटर्स में भारतीय सरकार का जो डाटा है वो स्टोर किया जाता है। सबसे पहला डाटा सेंटर 2008 में बनाया गया था हैदराबाद में। उसके बाद भारत में कई सारे डाटा सेंटर्स बनाए गए, और अभी जो लेटेस्ट डाटा सेंटर हमारे पास भुवनेश्वर में बना था 2018 में, एनडीसी का, ये बहुत बहुत ही खास था। ये क्लाउड हमारे पास बेसिकली एनेबल्ड डाटा सेंटर था। तो ये आपको प्रीलिमिनरी एग्जाम में या किसी और एग्जाम में पूछा सकता है कि भारत का पहला क्लाउड बेस्ड डाटा सेंटर कहां बनाया गया। सो दैट इज इन भुवनेश्वर, ओडिशा। और इसको बनाया किसने था? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा इसको बनाया गया था। अभी नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की एक खास बात यह रही है कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट रीजन पर ध्यान देना शुरू किया है, जो कि जरूरी था, क्योंकि अगर हम पूरे रीजन को आपस में प्रॉपरली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो ये हमारी एक खुद की बहुत बड़ी गलती होगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एक नेशनल डाटा सेंटर बनाया जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, और ये बनेगा कहां पर? गुवाहाटी में। इसकी इनोग्रेशन जो थी, इसकी फाउंडेशन जो थी 2021 में हुई थी। इनोग्रेशन अभी होना बाकी है, मतलब इसका प्रॉपर फंक्शनिंग करना बाकी है। लेकिन मैं यहां कह सकता हूं कि सरकार का जो डाटा है वो डाटा सेंटर्स में ही मैनेज किया जाता है। उसके लिए अलग से डाटा सेंटर बने हुए हैं एनआईसी के। और ये जो डाटा सेंटर्स हैं बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। इस इंफॉर्मेशन को दुश्मन के हाथ ना लगने देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास एनआईसी की रहती है, उसको प्रोटेक्ट करना। अब एक और सवाल, ये जो योटो वन बना है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, डाटा सेंटर्स का सिग्निफिकेंस क्या है, आइए ये भी जान लेते हैं। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि भारत में डाटा कितना स्टोर है, सिर्फ 2%, जबकि हम 20% ऑफ द वर्ल्ड डाटा जो है वो इंडियंस कंज्यूम करते हैं, ठीक है। सो डाटा सेंटर जो है, डाटा स्टोरेज कैपेसिटी इंडिया में, ठीक है,
2% के आसपास है, यानी कि हमें हमारा जो डाटा है वो हमें खुद अवेलेबल नहीं है, वो किसी दूसरी कंट्री के डाटा सेंटर्स में हमारे पास स्टोर है, जो कि भारत में ही स्टोर होना जरूरी है। अब योटो D1 जो है वो इंटरनेट पियरिंग एक्सचेंज अवेलेबल कराएगा, कनेक्टिविटी अवेलेबल कराएगा, और ये हमारे पास इंडिया को यूजफुल होगा ग्लोबल कनेक्टिविटी देने में, प्रॉपर ग्लोबल कनेक्टिविटी से मिल पाएगी। और अभी हम भारत में 5G लॉन्च कर चुके हैं, आपको पता होगा भारत के कुछ चुनिंदा शहरों में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई है। अब इस 5G टेक्नोलॉजी से आने वाले टाइम में डाटा कंजप्शन बढ़ेगी, और हमें देखिए एक बात और समझिए, डाटा जो है, अब अगर मान लीजिए डाटा सेंटर दूर है, वो हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू हम तक पहुंचता है, बीच में ऑप्टिकल फाइबर्स भी होते हैं, रिपीटर एंटीनास भी होते हैं, काफी कुछ सिस्टम होता है। लेकिन अगर आप इस सिस्टम को और सिक्योर और सुपीरियर बनाना चाहो तो डाटा सेंटर्स का भारत में होना जरूरी है। तो 5G को और इफेक्टिव बनाने के लिए भारत में और डाटा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट है। और यहां पर एक चीज और देखिएगा कि अगर ये डाटा सेंटर्स भारत में आएंगे तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी आएगी, कहीं ना कहीं फायदा भी होगा। और जो हम बात करते हैं बार बार की हमारे पास जो इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी है वो आने वाले टाइम में बहुत बड़े लेवल पर पहुंचने वाली है, 16 बिलियन। हाँ जी, इंडियन डाटा इंडस्ट्री जो है, ये बेसिकली जो हम ये इस इंडस्ट्री की बात करते हैं डाटा इंडस्ट्री की, तो वो $16 बिलियन की एक इंडस्ट्री आने वाले टाइम में 2025 में बनने वाली है। तो इस वजह से डाटा सेंटर्स का जो सिग्निफिकेंस है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल ये उठता है कि हम और क्या कर सकते हैं इन डाटा सेंटर्स को भारत में लाने के लिए, इस सिस्टम को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। तो हम यहां तक ये समझ गए कि डाटा सेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको और इस सिस्टम को और इंप्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा। एक तो देखो हमारे यहाँ भारत में आपको बता दूं कि ऑलरेडी जो डाटा सेंटर पॉलिसी है वो 2020 में आ चुकी है, ये आप याद रखिएगा। और यहां पर ये भारत की डिजिटल ग्रोथ, एक जो भारत की डिजिटल ग्रोथ है, अभी हम यूपीआई की बात करते हैं तो पूरे विश्व में भारत की इस चीज के लिए तारीफ होती है कि भारत ने एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो बहुत ही परफेक्ट है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी है उसको और ज्यादा पुशअप करने के लिए, और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए हमें इन सेंटर्स की जरूरत है, और हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को जारी रखवाना पड़ेगा, ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। दूसरा, हमारे पास बहुत सारे रीजन जो है एशिया पैसिफिक में, डाटा सेंटर्स उनके लिए भी फलक्रम का काम करेंगे। डाटा सेंटर्स आर करंटली अ फलक्रम फॉर द लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग स्पेशली इन द एशिया पैसिफिक एंड इन इंडिया। लेकिन हमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इंश्योर करनी पड़ेगी कि जो डाटा सेंटर्स हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी पर चलाए जाएं, ना कि इनके लिए थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी लेकर आई जाए। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि ऐसा माहौल तैयार करना, हाँ जी ध्यान सुनिएगा, ऐसा माहौल तैयार करना कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भारत में डाटा सेंटर एस्टेब्लिश करें। दूसरा, इन डाटा सेंटर्स को कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई देना दूसरा चैलेंज होगा। और तीसरा चैलेंज, ये एनर्जी सप्लाई जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से हो, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। तो अगर हम इन चैलेंज को ओवरकम कर पाए तो आने वाले टाइम में हम उम्मीद करेंगे कि भारत में और बड़े बड़े डाटा सेंटर्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, और भारत की जो एक तरह से डिजिटल इकोनॉमी में ग्रोथ है उसको भी आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूं कुछ नया जानने को मिला होगा, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।